हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और हिंदी में इस बुक का नाम है भारत में लोक प्रशासन। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। एंड अगर आप ये सारी ही वीडियोज़ देख लेते हैं तो आप पूरी फुल बुक को कवर कर लेते हैं। आपको बुक कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 100% पास हो जाओगे अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से देख लिए एंड अच्छे से रीड आउट कर लिए। एंड अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यानी वीडियोस को देखने के बाद खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। सेकेंड वे मैं वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक भी देखना कि किस तरह से आप मेरे नोट्स देख सकते हैं। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसकी मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। चलिए फिर लास्ट जहाँ हमने फर्स्ट वीडियो को छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं सेकेंड वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट चक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर निबंध लिखिए। यानी जो बजट चक्र होता है इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं पर आपको निबंध लिखना है। देखिए, जो बजट चक्र है या ये कहूँ जो बजट है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम। बजट चक्र की जो विभिन्न अवस्था है उसकी इंट्रो किस तरह से लिखेंगे। भारत में बजट चक्र वह पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार बजट की योजना बनाती है। यानी जिसके अंतर्गत बजट की योजनाएं बनी वही हमारा बजट चक्र कहलाता है। इसे संसद में प्रस्तुत करते हैं, लागू करते हैं और अंत में इसका लेखा जोखा रखते हैं। यानी संसद में इसे प्रस्तुत किया जाता है, लागू किया जाता है और अंत में इसका जो लेखा जोखा है वो भी रखा जाता है। यह चक्र हर वर्ष दोहराया जाता है, यानी हर साल ये जो है ये लाया जाता है ताकि देश की वित्तीय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। भारतीय संविधान ने बजट की तैयारी और क्रियान्वयन को एक संगठित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें जो बजट है उसकी तैयारी और जो क्रियान्वयन है, यानी सारी चीज़ें हैं, उसे एक संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में रखा है कि पहले बजट आएगा, फिर उस पर बहस होगी, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में बहस होगी। इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रक्रिया के रूप में की जाती हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे बजट की तैयारी के बजट जो है उसकी तैयारी कैसे की जाती है। इसमें आप लिखेंगे बजट चक्र की शुरुआत बजट तैयार करने से होती है। यानी जो बजट चक्र है उसकी शुरुआत ही बजट तैयार करने से होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसकी जिम्मेदारी वित्तीय मंत्री की होती है। यानी जो बजट तैयार करता है वो करता है वित्तीय मंत्री। वित्तीय मंत्री कोई भी हो वो ही बजट तैयार करेगा। लास्ट जो बजट दिया था, पेश जो किया था, उसके वित्तीय मंत्री कौन है? क्योंकि लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो बजट है वो कितने का था, कितने का बजट हमें पारित किया गया था लास्ट ईयर, यानी जो अभी चल रही है, क्योंकि फरवरी में आ जाता है। तो अभी वाली यानी 2025 वाली जो ईयर है इसमें कितने का बजट चक्र था ये आपको बताना था, और इस टाइम पे जो वित्तीय मंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका आज का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सभी मंत्रालयों और विभाग अपने अपने खर्च का अनुमान लगाकर वित्तीय मंत्रालय को भेजते हैं। जितने भी हमारे मंत्री परिषद हैं, विभाग हैं, सभी अपने अपने जितना भी हमें पैसा चाहिए उसका एक तरह से लिस्ट सी तैयार करते हैं और मंत्रालय को भेज देते हैं। वित्तीय मंत्रालय इन अनुमानों को समेकित करके एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है। यानी जो वित्तीय मंत्रालय होता है वो क्या करता है, जिसने लिस्ट भेजी है, क्योंकि सबको लिस्ट भेजनी पड़ती है कि हाँ भैया हमें इतना पैसा चाहिए इस नीति के लिए, इतना पैसा लगेगा इस नीति को बनाने में, इतना पैसा लगेगा इस नीति या इस शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो सारी ही एक तरह से उस लिस्ट को पढ़ते हैं और जो वित्तीय मंत्री है या वित्तीय मंत्रालय है वो एक तरह से वार्षिक बजट तैयार कर देता है उसी को पढ़ करके, हाँ इस साल इतना खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अंतिम रूप देने से पहले इसे कैबिनेट द्वारा स्वीकृति किया जाता है। यानी अंतिम रूप से पहले कैबिनेट जो है उनके द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है या स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट की प्रस्तुति। बजट जो है वो प्रस्तुत कैसे होता है। बजट हर वर्ष 1 फरवरी को वित्तीय मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 1 फरवरी को किया जाता है, वो भी वित्तीय मंत्री द्वारा लोकसभा में। ठीक है, बजट कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसे राष्ट्रपति के अनुशासन से पेश किया जाता है और इसे जो
पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति की अनुशासन में पेश किया जाता है या से पेश किया जाता है, ठीक। इसमें मेनली दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? तो पहला है हमारा राजस्व बजट, जिसमें नियमित आय व्यय से संबंधित होते हैं, यानी जो भी हमारी नियमित आय होगी, व्यय होगी, यानी एक तरह से इनकी जो सैलरी वगैरह से होती है उससे रिलेटेड होता है हमारा राजस्व बजट। दूसरा होता है हमारा पूंजीगत बजट। जो हमारा पूंजीगत बजट होता है इसके अंतर्गत विकास और निवेश योजनाओं से जुड़ी ही चीज़ें होती हैं, यानी कि हाँ कहाँ विकास होगा, क्या क्या निवेश होगा, क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बजट पर विचार और अनुमोदन, यानी जो बजट है उस पर कब विचार और अनुमोदन किया जाता है। संसद में सबसे पहले सामान्य चर्चा होती है, यानी नॉर्मली सी एक चर्चा होती है बजट के ऊपर, कहाँ? संसद में, ठीक है। फिर विभागवार अनुदान की मांगों पर लोकसभा में मतदान होता है, यानी देखिए अगर उसमें कोई भी चेंजेस या फिर कुछ भी ज़रूरत होती है तो राज्यसभा जो है वो उसमें बोलती है। फिर लोकसभा में मतदान होता है कि हाँ उसमें चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके बाद दो विधायी पारित किए जाते हैं, यानी इसके बाद में दो जो विधायक हैं वो पारित किए जाते हैं। किस तरह से? अनुदान विधायक सरकार को खर्च करने की अनुमति देता है, यानी जो अनुदान विधायक है वो क्या कहता है? सरकार को खर्च करने की एक तरह से अनुमति देता है कि हाँ अब सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है। नेक्स्ट होता है हमारा वित्तीय विधायक, कर लगाने या बदलने से संबंधित है, यानी जो भी कर लगते हैं, जो भी टैक्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे वित्तीय विधायक में हो जाती हैं, जो कोई भी कर लगाने यानी नया कर लगाने या फिर पुराने कर को बदलने से संबंधित होता है, ठीक है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है। जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया, राज्यसभा को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बताती है, और लोकसभा में एक तरह से काउंटिंग होती है, वोटिंग होती है कि हाँ वो चीज़ चेंज होगी या नहीं। यानी लास्ट में हम कह सकते हैं सारी चीज़ें लोकसभा के हाथ में ही हैं बजट से रिलेटेड। राज्यसभा सिर्फ अपना सुझाव दे सकती है, अपनी बातें रख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखें बजट का क्रियान्वयन किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे बजट पारित होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को स्वीकृति धनराशि दी जाती है, यानी देखिए जब बजट पारित हो जाता है तो जितने भी विभाग हैं जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को स्वीकृति या फिर ये कहूँ धन दे दिया जाता है कि हाँ अब आप इस धन का, इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। यह धनराशि भारत की सचित निधि से जारी की जाती है, यानी ये जो धनराशि है ये सचित जो निधि है उसके ज़रिए से पारित की जाती है, ताकि जो राज्य हैं वो उस धनराशि का यूज़ करके विकास कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि पारदर्शी बनी रह सके, यानी कितना पैसा किस नीति के ऊपर या फिर किस मंत्रालय को दिया गया है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ताकि एक तरह से जो पारदर्शिता है वो बनी रह सके, घोटाला जैसी चीज़ें नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेखा परीक्षण और मूल्यांकन किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे वर्ष के अंत में भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण यानी CAG सभी खर्चों की जांच करता है, यानी देखिए जो लेखन परीक्षण है CAG जो है वो लास्ट में भारत में, यानी लास्ट में, यानी जब हमारी पूरी साल एंड होने वाली है उस टाइम पे एक तरह से ये नियंत्रण करता है कि जो जो खर्च हुआ है वो सही जगह खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ऐसे ही ले लिया गया पैसा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी जाती है, जो यह देखती है कि सरकार ने धन का उपयोग सही ढंग से किया या नहीं। यानी बाद में ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है इसके द्वारा ये लोक लेखा समिति को भेजी जाती है, और ये देखा जाता है कि सरकार ने जो धन लिया था उसका यूज़ सही किया भी है या सिर्फ अपनी जेब में भर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बजट चक्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता का प्रतीक है, यानी ये जो बजट चक्र है इसे पारदर्शिता बनाया जाता है ताकि सभी व्यक्ति इसे समझ सकें। यह सुनिश्चित करता है कि जनता के पैसे का उपयोग योजनाबद्ध, नियंत्रित और जिम्मेदारीपूर्ण हो, यानी यही सुनिश्चित करता है कि जो जनता का पैसा है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा होता है वो हमारा ही तो होता है, तो उसे योजनाबद्ध, नियंत्रित और जिम्मेदारीपूर्ण यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं है उसे कहीं भी बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करवा सकते। हमने सरकार को दिया है, दैट मीन्स हम अपने विकास के लिए ही दे रहे हैं। इस तरह बजट चक्र भारत के प्रशासनिक और लोकतंत्र ढांचे को मजबूती देता है और मजबूत भी बनाता है, क्योंकि वो पारदर्शी होता है। हम सारी चीज़ें जानते हैं कि कहाँ पैसा कितना यूज़ हुआ है, जिससे क्या होता है पारदर्शिता बढ़ती है और लोकतंत्र पे एक तरह से विश्वास भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
देखिए, ये जो बजट है ना, बजट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बजट के बारे में आपको इम्पोर्टेंट है पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है, बजट किस तरह से पेश होता है, बजट कहाँ पेश होता है, इसके आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि ये भी क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक प्रभावों का समालोचनात्मक आपको परीक्षण करना है कि इसका सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे बजट किसी भी देश की आर्थिक नीति का दर्पण है, यानी बजट जो है वो आर्थिक नीति को दिखाता है। यह केवल आय या व्यय का विवरण नहीं है, बल्कि सरकार की सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकता को भी दर्शाता है। यानी देखिए, ये सिर्फ आय और व्यय का जो एक तरह से विवरण है वही नहीं होता, बल्कि सरकार की जो सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकता है, या समाज में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्राथमिक यानी पहले रखा जाता है, उस चीज़ को भी दिखाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में बजट का सीधा प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। यानी देखिए, अगर बजट में कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो उसका जो प्रभाव है वो समाज में और अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे देखने को मिल जाता है। जब बजट पेश होता है, कोई भी चीज़ अगर महंगी हो जाती है तो उसका प्रभाव समाज पे दिखता है। कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव। समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहले हम देखेंगे गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय। किस तरह से गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय बढ़ता है। बजट में हर वर्ष गरीबों, किसानों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं रोजगार और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाती हैं, ताकि जो एक तरह से जो गरीबी है उसे दूर किया जा सके। लेकिन ये तो हो गया लिखने का तरीका। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ तो सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें सामाजिक प्रभाव में ही आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी हमारी जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बढ़ा हुआ बजट समाज के मानव संसाधनों को मजबूत करता है, परंतु अक्सर देखा गया है कि इन क्षेत्रों में आवंटन अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे विकास की गति धीमी हो जाती है। यानी जैसे ही बजट पेश होता है, अगर बजट ज़्यादा ही हो जाए तो यहाँ पर जो आवंटन है अपेक्षाकृत कम हो जाता है, यानी चीज़ों का जो बंटवारा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक तरह से गति है हमारी विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समानता और सामाजिक संतुलन। किस तरह से बजट के माध्यम से सरकार पर नीति और सब्सिडी द्वारा आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की जाती है। यानी बजट के माध्यम से सरकार की जो नीतियां हैं उन पर सब्सिडी और जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अमीर और गरीब के बीच की खाई अब भी बनी हुई है, यानी हम कह सकते हैं इसके बावजूद भी जो अमीर हैं वो अमीर ही हैं और जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं। इनके बीच की जो खाई है वो कभी भी ख़त्म होने को नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव, यानी आर्थिक रूप से क्या प्रभाव है। तो इसमें आप लिखेंगे आर्थिक वृद्धि। किस तरह से जो आर्थिक वृद्धि है, इसमें आप लिखेंगे बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने से उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ता है। यानी अगर बजट में पूंजीगत जो व्यय है उसको बढ़ाने से जो हमारी उद्योग है, कृषि है और बुनियादी ढांचे हैं उसमें एक तरह से निवेश देखने को मिलता है, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है। जीडीपी आप बताना क्या होते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जो है वो क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। अब हम देखेंगे रोजगार पर प्रभाव। रोजगार पर प्रभाव, किस तरह से जो रोजगार है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। बजट में रोजगार सृजन योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्केल इंडिया, ग्रामीण रोजगार योजना शामिल होती हैं, परंतु रोजगार का वितरण अब भी असामान्य है। यानी देखिए, जो हमारा बजट है उसमें रोजगार से रिलेटेड नीतियां तो बनाई जाती हैं, जैसे कि ये सारी नीतियां हैं, पर अभी भी हमारा जो रोजगार वितरण है, रोजगार को दिया जाने वाला चीज़ें हैं वो अभी भी असामान्य है, वो अभी तक सामान्य रूप से नहीं आई है सभी के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति। यानी राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति क्या होता है। यदि सरकार खर्च बढ़ा देती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है, यानी अगर सरकार ने खर्च बढ़ाया है तो राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ जाता है, यानी जो हमारा राजकोष है, हमारे पास पैसा है वो कम होने लगता है, जिससे मुद्रास्फीति
पर दबाव पड़ता है और आम जनता की कार्य शक्ति घट जाती है। यानी देखिए, जब जब मुद्रास्फीति होती है यानी हमारे पास जो पैसा है उसका ख़त्म होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। इससे डायरेक्टली ही जो एक तरह से जनता है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा ख़त्म होगा तो जो हमारी जनता है या जो समाज है उसमें एक तरह से जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति जब जब आती है महंगाई को लेकर आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समालोचनात्मक दृष्टि किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, हालांकि बजट सामाजिक और आर्थिक विकास का साधन है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अक्सर कार्यान्वयन की कमी, भ्रष्टाचार और नौकरशाही जटिलताओं के कारण घट जाती है। यानी हम कह सकते हैं ये क्रियान्वयन तो है, लेकिन कभी कभी इसकी जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, नौकरशाही ताकि जो जटिलता है उनके कारण ये कम हो जाती है। कई योजनाएं केवल कागज़ों पर ही रह जाती हैं, उन्हें रियल लाइफ में उतारा ही नहीं जाता। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर भी बजट नीति की सीमाएं दिखाता है। ये कहूँ सीमाएं जो है वो भी तय करता है, क्योंकि शहरों का और ग्रामों का जो क्षेत्र है, जो विकास है वो अलग अलग हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, बजट भारत की सामाजिक आर्थिक नीति का आधार है। यानी ये जो है ये हमारी सामाजिक और आर्थिक नीति का आधार है। ये ऐसे उपकरण हैं जो विकास, समानता और न्याय को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इससे वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब योजनाओं का निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन हो। यानी देखिए, ये जो है ये एक तरह से जो हमारा विकास है, समानता है, न्याय है, उसको तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन रियलिटी में जब लाभ हमें चाहिए तो इसे वास्तविक योजना या फिर निष्पक्ष रूप से प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए। यानी निष्पक्ष रूप से हमें इन्हें लागू करना चाहिए, तभी हम इनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अतः क्या कहा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। अतः बजट का उद्देश्य केवल आंकड़ों का संतुलन नहीं, बल्कि जनता के जीवन स्तर को सुधारना होना चाहिए। यानी जो हमारा बजट है उसका उद्देश्य सिर्फ आंकड़ों का संतुलन या फिर आंकड़े इकट्ठा करना नहीं, कि हाँ भैया हमने तो इतने पैसे दे दिए, हमने तो इतने पैसे इस योजना में लगा दिए, इतने पैसे इस योजना में लगा दिए, नहीं, बल्कि जो रियलिटी में जनता का जो विकास है, जनता का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने में यूज़ होना चाहिए, उसको सुधारा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने 10 लाख रुपए जो हैं वो निकाल लिए। ठीक है, 10 लाख हमने रुपए निकाल लिए किसके लिए, एक नीति के लिए, बट रियलिटी में वो नीति बनी ही नहीं। वो 10 लाख के 10 लाख किसी नेता ने या कहीं कहीं और ही यूज़ हो गए। तो वो चीज़ एक तरह से नहीं होनी चाहिए। जो जनता का स्तर है, जो जनता का जीवन है, उसको सुधारने में ही उन पैसों का यूज़ होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उन्हें देख पाएँ। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं एंड अपनी क्वारीज भी पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये आपका सेकंड वे है नोट्स को लेने का। ठीक है, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड ये वीडियोस जितनी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।